अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। G7 समिट में शामिल होने कनाडा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित विश्व के 7 शीर्ष देशों के नेताओं से होगी मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप से पहली मुलाकात पर होगी दुनिया की नजर। ईरान ने मानी भारत सरकार की अपील। अपने यहां रहने वाले भारतीयों को निकलने के लिए देने के लिए तैयार सेफ पैसेज। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय दौरे पर पुडुचेरी पहुंचे। JIPMER के कार्यक्रम में होंगे शामिल। राष्ट्र निर्माण में पर्यावरणीय स्थिरता विषय पर आधारित कार्यक्रम में लेंगे भाग। छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ करेंगे संवाद। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पेड़ भी लगाएंगे उपराष्ट्रपति। गृहमंत्री अमित शाह ने लिया जनगणना तैयारी का जायजा। केंद्रीय गृह सचिव और जनगणना आयुक्त के साथ की बैठक। अधिसूचना आज 16 जून 2025 को भारत के राजपत्र में की जाएगी प्रकाशित। 2 चरणों में होगी जनगणना। विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आज राजकोट में होगा अंतिम संस्कार। हादसे की जांच के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की पहली बैठक भी आज। 3 महीने में देनी होगी कमेटी को रिपोर्ट। चार दिन के विदेश दौरे के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साइप्रस से कनाडा रवाना होंगे। यहां वो G7 समिट में शामिल होने वाले हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री के इनविटेशन पर प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंच रहे हैं। G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली मुलाकात को खास माना जा रहा है, क्योंकि पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 2 दिवसीय यात्रा पर साइप्रस पहुंचे। विशेष गर्मजोशी प्रदर्शित करते हुए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लारनाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दशकों से अधिक समय में साइप्रस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के लिमासोल गए। होटल के बाहर भारतीय समुदाय से उन्होंने मुलाकात की। बच्चों को उन्होंने दुलार दिया। साथ ही भारत माता की जय के नारे भी वहां उपस्थित जन समुदाय के साथ लगाए।
साइप्रस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारत साइप्रस सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए भारत की अहम प्रगति और आर्थिक ताकत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइप्रस भारत के लिए एक भरोसेमंद साझेदार रहा है और उसने देश में महत्वपूर्ण निवेश भी किया है। कई भारतीय कंपनियों ने साइप्रस में अपनी उपस्थिति स्थापित की है, जिसे यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। फ्रेंड, साइप्रस लंबे समय से हमारा विश्वसनीय पार्टनर रहा है, जिसका आप लोगों ने भी उल्लेख किया, और भारत में यहां से उल्लेखनीय निवेश भी हुआ है। कई भारतीय कंपनियों ने भी साइप्रस में, और एक प्रकार से साइप्रस को यूरोप का गेटवे के रूप में ही देखा है। आज आपसी व्यापार $150 मिलियन पहुंच गया है, लेकिन हमारे रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति पर बात की, जिसके साथ देश भविष्य में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। भारत साइप्रस सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तेजी से विकास और साइप्रस के साथ सहयोग की इसकी क्षमता पर जोर दिया। आप में से अधिकतर लोग भारत से जुड़े हुए हैं और पिछले 11 वर्षों में भारत की ग्रोथ स्टोरी को भी देखा है। पिछले एक दशक में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना और बहुत निकट भविष्य में हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने की दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज विश्व में भारत बहुत तेजी से ग्रो करने वाला एक इमर्जिंग इकोनॉमी में इसका स्थान है। साथियों, आप भली भांति जानते हैं, हमने टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं। जीएसटी के साथ वन नेशन वन टैक्स प्रणाली लाई गई है। कॉर्पोरेट टैक्स रेशनलाइज किया गया है। हजारों की संख्या में कानूनों में डीक्रिमिनलाइजेशन करने का काम हमने किया है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, उस पर भी उतना ही बल दिया है। आज भारत में स्पष्ट नीति है, उसके साथ साथ स्टेबल पॉलिटी भी है। 6 दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुन करके आई है। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। ईरान ने सोमवार को भारत के उस अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, जिसमें ईरानी शहरों में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने की बात कही गई थी। ईरान हवाई मार्ग से तो नहीं, सड़क मार्ग से छात्रों को निकालने के लिए राजी हो गया है। इजरायल के साथ चल रही युद्ध जैसी स्थिति के मध्य ईरान में फंसे 1500 से अधिक भारतीय छात्रों के लिए एक अच्छी खबर। ईरान ने फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए सुरक्षित पासेज देने की मांग को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसके लिए भारत को हवाई मार्ग नहीं बल्कि सड़क
मार्ग का विकल्प अपनाना होगा। इसका कारण ये है कि इजराइल द्वारा ईरान के ठिकानों पर बमबारी करने के कारण ईरान का हवाई क्षेत्र बंद है। इसलिए नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए सभी भूमि सीमाएं खोलने को वो तैयार है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी पहुंचे। अपनी इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विश्वविद्यालय में प्रमुख कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पुडुचेरी पहुंचने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का लॉसपेट हवाई अड्डे पर उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी, विधानसभा अध्यक्ष आर सेल्वम और अन्य मंत्रियों ने स्वागत किया। उपराष्ट्रपति आज जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के एपीजे अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम में राष्ट्र निर्माण में पर्यावरणीय स्थिरता नामक एक विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। ये कार्यक्रम आज शाम 4 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सतत विकास के संबंध में संवाद और जागरूकता को बढ़ावा देना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ JIPMER के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच एक संवाद सत्र भी करेंगे। ये राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर शैक्षणिक समुदाय के साथ जुड़ने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उपराष्ट्रपति की ओर से एक पौधा लगाना होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। ये अभियान मातृत्व को श्रद्धांजलि देते हुए पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देता है। ये पौधा उपराष्ट्रपति की मां केसरी देवी के नाम पर लगाया जाएगा। वहीं पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में 17 जून को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुबह 10 बजे विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रशासनिक भवन के भीतर स्थित जवाहरलाल नेहरू सभागार में आयोजित एक सत्र के दौरान वो संकाय छात्रों और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, न पर्ची, न खर्ची, न जाति, न भ्रष्टाचार, बल्कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है। यूपी दंगा मुक्त हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राजधानी लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 60,244 नवचयनित पुलिस कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज इन 60,244 युवाओं के लिए सबसे शुभ दिन है। आज ये सभी लोग देश के सबसे बड़े प्रदेश के पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यूपी में कुछ साल ऐसे आए जब यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ गई थी, लेकिन फिर समय आया और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और यहाँ पर फिर कानून का राज स्थापित हुआ। पहले के जमाने में कई सारी भर्तियां भी हुई, इस प्रकार की रैली भी हुई। शायद इस बार संख्या सबसे ज्यादा है, मगर मेरी दृष्टि से संख्या के ज्यादा एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं और मैं मानता हूं इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से यूपी में बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि यूपी आज दंगा मुक्त हो चुका है। आज यूपी में अपराधियों को VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलता है।
3 आतंकवादी हमले होते थे, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोयम्बटूर और कश्मीर की तो बात ही न। मोदी जी के शासन के अंदर पाकिस्तान ने 3 बार प्रयास किया, उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की और पहलगांव में ऑपरेशन सिंदूर कर कर आतंकियों के मुख्यालय को चूर चूर कर दिया, जमीन में मिला दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि भारतीयों का खून जमीन पर बहाने के लिए नहीं, जो भी ये हिमाकत करेगा उसको दंड दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर ने एक सख्त संदेश पूरी दुनिया में भेजने का काम किया है। और हमारी सेना के वीर जवानों की सटीक मारक क्षमता ने जहां बैठकर गरजते थे, इंटरव्यू देते थे, बयान देते थे, वही अड्डों को जमीन दोस्त कर कर उनके रोते हुए इंटरव्यू आ गए। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में अब तक यात्रियों और स्थानीय निवासियों के रिश्तेदारों से खून के कुल 250 नमूने लिए जा चुके हैं। इनमें से 62 डीएनए का मिलान हो चुका है और 35 शव मृतकों के परिजनों को सौंप दिए गए हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विजय रूपाणी का डीएनए भी मिल चुका है। स्वर्गीय विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार आज शाम राजकोट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आज सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। विमान दुर्घटना से प्रभावित यात्रियों के कानूनी उत्तराधिकारियों के बीमा दावों को निपटाने के लिए हेल्प डेस्क ने काम करना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने बीमा राशि के भुगतान में सहायता के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच कर रही उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होने वाली है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित इस बहुविषयक समिति में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, गृह विभाग, गुजरात राज्य आपदा प्रतिक्रिया प्राधिकरण, अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त और अन्य विभागों के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। समिति को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की। हम आपको बता दें कि आगामी जनगणना की अधिसूचना आज जारी हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की थी। ये जनगणना 2 चरणों में होने वाली है। पहला चरण, जिसमें हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन में प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं का विवरण एकत्रित किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या गणना में प्रत्येक घर के हर व्यक्ति की जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य विवरण एकत्रित किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि जनगणना कार्य के लिए लगभग 34 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक तथा लगभग 1.3 लाख जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। आगामी जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके डिजिटल माध्यम से की जाएगी। लोगों को स्वगणना का प्रावधान भी उपलब्ध करवाया जाएगा। संग्रहण, प्रेषण और भंडारण के समय डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत कड़े डेटा सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। भारतीय संस्कृति में देहदान को महान दान कहा गया है। सरकार और दधीची देहदान समिति जैसी संस्थाओं के प्रयासों से गत 10 वर्षों में अंगदान करने वालों की संख्या 4,990 से बढ़कर अब 18,000 से अधिक हो गई है, लेकिन आबादी के हिसाब से ये अब भी बेहद कम है।
दधीची देहदान समिति से जुड़े एडवोकेट आलोक कुमार और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का मानना है कि इसके लिए पुरानी धारणाएं जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसका कारण अंगदान को लेकर जानकारी का अभाव है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और दधीची देहदान समिति के संस्थापक अध्यक्ष और संरक्षक आलोक कुमार ने देहदान को जीवन बचाने की सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए कहा कि भारत जैसे देश में देहदान में वृद्धि न होने का कारण पारंपरिक धारणा नहीं, बल्कि जानकारी का अभाव है। ये धारणा सत्य साबित नहीं हुई, इसलिए अगर इस जानकारी को इस 1 साल में हम दिल्ली के नागरिकों के पास पहुंचा सके, आर्य समाज के मंदिर में, गुरुद्वारे में, सनातन धर्म के मंदिर में, सीनियर सिटीजन्स के क्लब में, डॉक्टर मोगा ने जो रचना करी है उसके हिसाब से RWS ने, जो फोगाट जी ने रचना की है अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज में, एक बहुत वाइड, एक बहुत व्यापक जानकारी का अभाव हम दिल्ली से दूर करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत तेजी से हम इस काम को आगे बढ़ा सकें। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री गत कई वर्षों तक दधीची देहदान समिति के अध्यक्ष रहने के बाद संरक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने हार्वेस्टिंग सेंटर और ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने का आश्वासन दिया है। साथ ही एक कमेटी के गठन की भी बात कही गई है, जो ऑर्गन डोनेशन को राजधानी में संस्कृति का रूप देने के लिए काम करेगी। सभी क्षेत्र के संयोजकों ने अपना अपना जो पीछे कार्यक्रम रहे उसके बारे में जानकारी दी, आगे उनके मन में क्या है उसके बारे में भी बताया। और ये सबसे अच्छी बात दधीची देहदान समिति में आलोक जी के कारण हम सबके मन में रहती है कि आलोक जी ने हमेशा हमें इस तरह से मार्गदर्शित किया कि आप जो सोचते हैं इस विषय को लेकर के, इस विषय के विस्तार को लेकर के, इस विषय में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की बात है। दधीची देहदान समिति कार्यकारिणी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आलोक कुमार ने कहा कि देहदान के ईश्वरीय कार्य को विस्तार देने के लिए और लाखों लोगों की जान बचाने के लिए देहदानियों को सम्मान देना बेहद आवश्यक है और इसके लिए दिल्ली में ऑर्गन डोनेशन करने वाले देहदानियों के लिए एक ऑनर वॉल बनाने की आवश्यकता है। समाज को, विशेष तौर पर मेडिकल कॉलेज के लोगों को, जो अपनी देह दान करते हैं और अंगदान करते हैं, उनका सम्मान करने की आदत पड़नी चाहिए। और वो सम्मान उनके डिस्क्रिप्शन पे केवल नहीं हो, उसकी कुछ व्यवस्थागत बात भी और वो सार्वजनिक हो। इसलिए हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री से कहा कि दिल्ली के सब जिलों में हर जिले का डिप्टी कमिश्नर एक पार्क चुने, उस पार्क में किसी एक हिस्से में, जितना बड़ा ये मंच है उतने बड़े स्थान पर, एक सुंदर सी कलात्मक दीवार बनाए। उसमें ह्यूमन हार्ट का भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, हम उसको ऑनर वॉल कहेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और सी वोटर्स के संस्थापक अध्यक्ष यशवंत देशमुख ने दधीची देहदान समिति के अंगदान के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को सराहा। जब हम दधीची जी की बात करते, ऋषि दधीची जी की बात करते, तो मुझे लगता है कि हमारा जो धर्म है उसमें 2 विशेष उदाहरण है। एक तो गीता खुद, हमारे बीच में गीता ऊर्जा जी भी है, लेकिन गीता का जो संदेश है वो डिटैचमेंट का संदेश है कहीं ना कहीं, कि हम सब आए हैं अपना अपना कर्म करने के लिए और उसके बाद हम सबको जाना है और फिर हमारे कर्मों के आधार पर हमारा अगला जीवन और बाकी सब जो है वो निर्धारित होगा। तो गीता का जो ये मूल ज्ञान है
जिसमें अटैचमेंट से परे हटकर डिटैचमेंट का विषय है कि आत्मा मरती नहीं है, जलती नहीं है, पानी उसको गला नहीं सकता, अस्त्र भेद नहीं सकता। ये कितने लोगों की समझ में आया है? ये तो एक उदाहरण है हमारे अपने धर्म का। दूसरा उदाहरण दधीचि जी का ही है कि अगर आपको अपनी हड्डियों का दान देकर भी कोई अस्त्र बनाना पड़े, वज्र बनाना पड़े, तो आप समाज के लिए वो कार्य करते हैं, और उन्होंने तो जीवित अवस्था में किया। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोगों ने 2 राउंड किया सर्वे, और उसके ऊपर जो खुशी है कि वो बात पॉलिसी लेवल और बहुत सारी चीजों के इनपुट में जा रही है और हम उसको करते रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सर्वे के काम में मैं सबसे पहला सैंपल स्वयं को मानता हूँ हर चीज में। अभी भी हमारे यहाँ कार्यालय में जब कोई भी सर्वे डिजाइन होता है तो वो क्वेश्चन सबसे पहले मैं ही अपने आप को इंटरव्यू करता हूँ या कराता हूँ, 2 में से एक चीज। तो मुझे समझ में आना चाहिए कि हम जो पूछ रहे हैं किस तरीके से पूछ रहे हैं, उसका हमें सही उत्तर किस तरीके से मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या। और जब हम अपने दधीचि वाले सर्वे पे काम कर रहे थे तो वो मसला थोड़ा अलग भी था। मैं इस मामले में भाग्यशाली ही कहूँगा कि मुझे एक बार नहीं बल्कि देशों की यात्रा पर हैं, उनका औपचारिक स्वागत किया जा रहा है। तो आप ये दृश्य देख रहे हैं सीधे साइप्रस की राजधानी निकोसिया से, जहां प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत, और तमाम विशिष्ट जन खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी रविवार को साइप्रस पहुंचे थे। इसके बाद उनका कनाडा जाने का कार्यक्रम है, जहां पर वो G7 समिट में हिस्सा लेंगे। इस दौरे को बहुत अहमियत देता है। 23 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री का ये साइप्रस दौरा हो रहा है। राष्ट्रगान के साथ हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जब कल पहुंचे थे साइप्रस, तो साइप्रस के राष्ट्रपति ने उनकी अगुवाई की थी, उनका स्वागत किया था एयरपोर्ट पर। और अब भी औपचारिक स्वागत के समय जो कि प्रेसिडेंशियल पैलेस है साइप्रस का, वहां पर औपचारिक स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उस समय भी साइप्रस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगातार बने हुए हैं। फूल अर्पण किए, और अब से कुछ ही देर में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, जिसमें दोनों देशों। जी हाँ, अपडेट एट 12 में आज के लिए इतना ही। अपडेट एट 12 में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।